The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को जानने में इंटरेस्टेड होते हो। सबसे पहले आपने कहा कि आपके पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन वो रिएक्शन जो अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए थे, जीरो ऑर्डर वाली, फर्स्ट ऑर्डर वाली, सेकंड ऑर्डर वाली, थर्ड ऑर्डर वाली। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल रिएक्शन को पढ़ लिया है और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सभी ऑर्डर के लिए आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी को निकालने के फॉर्मूले को समझ लिया और उसके रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए। उसके बाद आपने कहा कि जनरली जितनी भी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है केमिस्ट्री के अंदर वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद हम लोगों ने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ा, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस को देखा, चेन रिएक्शन को देखा और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फोटोकेमिस्ट्री के बारे में बताया और फोटोकेमिस्ट्री के अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जो प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। आज इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे कि फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, उसकी थ्योरी को जानेंगे और फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 11 of chemical kinetics. अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर आपकी फोटो केमिस्ट्री क्या होती है और मैंने आपको कहा था कि फोटो केमिस्ट्री के अंदर आप जनरली तीन पार्ट को पढ़ते हो। पहला पार्ट आपका क्या था, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। दूसरा पार्ट आपका क्या था, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तीसरा पार्ट आपका क्या था, फोटो फिजिकल प्रोसेस। देखिए, अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है फोटोकेमिस्ट्री का तो आज का लेक्चर समझने में आप लोग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का वीडियो समझने के लिए, आज का लेक्चर समझने के लिए आपको लेक्चर 10 जो है केमिकल काइनेटिक्स का, उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज़ लेक्चर नंबर 10 तो एटलीस्ट देख लीजिए अगर आपको फोटोकेमिस्ट्री को समझना है। और इसको समझना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। चाहे आप नेट की बात कर लो, चाहे आप गेट की बात कर लो, या फिर आप लोग IIT जैम की भी बात कर सकते हो। IIT जैम के अंदर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से और आगे भी आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको फोटो केमिस्ट्री आनी चाहिए, तीनों पार्ट आपको आने चाहिए। आपको लैम्बर्ट बियर्ड लॉ भी आना चाहिए, आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी आना चाहिए और आपको फोटो फिजिकल प्रोसेस भी आना चाहिए। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल रिएक्शन, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोटो फिजिकल प्रोसेस। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर दिए थे उनको मैं सॉल्व करा देता हूं कि किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है। एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यू को पुट करना है और किस तरीके से आपको फॉर्मूले का यूज करना है। आज एक क्वेश्चन करेंगे जो जैम के अंदर भी आपसे पूछा गया है, तो जैम के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचें कि यहां से सिर्फ नेट के अंदर और गेट के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जैम का, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, लेकिन वो सेम टाइप के थे, इसीलिए मैं उसको यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। तो अगर आप लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को प्लीज पूरा देखिए, एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो सकती है। फोटो केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती है और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी आती है। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी को समझने के लिए आपको लेक्चर को बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल पूरा देखना है। आपको कोई भी पार्ट आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। तो लास्ट क्लास मैंने बिल्कुल यहीं पर छोड़ी थी, मैंने आपको कहा था कि इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कर देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये कराने वाला हूं। तो आपने नेक्स्ट वीडियो का वेट किया होगा और जैसा कि आपने वेट किया है आपको वीडियो मिल रही है और आपको आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, ये CSIR नेट 2015 का है।
पहले मैं बात करता हूं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन का, तो दो टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास कहां से बनेगा, कौन से पार्ट से बनेगा, क्वांटम यील्ड से। एक वो आपसे क्या पूछ रहेगा कि आपकी क्वांटम यील्ड क्या है, और एक वो आपसे पूछ सकता है काइनेटिक्स के बारे में कि आखिर आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या है, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है और आपसे वो क्वांटम यील्ड के बारे में भी पूछ सकता है। तो आज मैंने आपको जो लास्ट क्लास में आपको बताया था काइनेटिक्स के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से फॉलो करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है। आइंस्टीन की जो आपके पास थ्योरी थी, आपको आइंस्टीन का जो आपके पास लॉ था, उसका एक लॉ याद रखना है कि प्राइमरी प्रोसेस के लिए आपकी क्वांटम यील्ड जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद जो आपका सेकेंडरी प्रोसेस था उसके लिए आपको सिंपल एसएसए लगाना है और वहां से आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके क्वांटम यील्ड से रिलेटेड है। यहां से भी क्वेश्चंस आए गए हैं और यहां से आपका क्वेश्चन भी आया था नवंबर 2020 के एग्जाम के अंदर भी। वो क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास के अंदर नहीं करा रहा हूं, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ HI टेक प्लेस विद द फॉलोइंग मैकेनिज्म। आपको एक मैकेनिज्म गिवन था। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग H and I, considering H and I as intermediate, the rate of removal of HI। आपको दिया गया है मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का। आपको ये भी कहा गया है कि जो H और I है वो आपके इंटरमीडिएट हैं। अगर वो आपको यहाँ पर H और I को इंटरमीडिएट नहीं लिखेगा तब भी आप लोग इसे इंटरमीडिएट ही मानोगे, क्योंकि H और I की पहली प्रेजेंस कहां पर है, एरो के राइट में है। और अगर आप लोग इस रिएक्शंस को ऐड करोगे, इन तीनों स्टेप को आप लोग ऐड करोगे, तो इस आई से क्या हो जाएगा, आपका ये वाला आई कट जाएगा, और इस आई से जो है वो आपका ये वाला आई कट जाएगा। तो आई आपके पास ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नहीं आएगा। और सेम उस तरीके से जो आपका एच है, इस एच से आपका जो ये वाला एच कट जाएगा और एच भी आपका ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नहीं आएगा। तो कोई भी स्पीसीज जो पहली प्रेजेंस एरो के राइट में दिखाए और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नहीं आए, वो आपके पास इंटरमीडिएट हो सकता है। और इंटरमीडिएट के ऊपर ही आप लोग क्या अप्लाई करते हो, एसएसए को अप्लाई करते हो। तो ये बेसिक बातें होती है जो आपको पता होनी चाहिए अप्रोक्सीमेशन मेथड से रिलेटेड, कि अगर आपकी कोई भी स्पीशीज एरो के राइट में पहली प्रेजेंस दिखा रही हो और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नहीं आ रही हो, वो आपका इंटरमीडिएट है और उसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, एसएसए को अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन था ये एक लाइन का क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ पूछा ही नहीं गया है। आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आप इसका आंसर सिर्फ देखकर भी बता सकते हो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ HI, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है माइनस ऑफ डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय dt, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट है HI वो टाइम के साथ किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्राइमरी प्रोसेस होता है, प्राइमरी प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जहां पर आपका लाइट का इंटरेक्शन होता है स्पीसीज के साथ, यानी कि जो आपका यहाँ पर पहली रिएक्शन लिखी हुई है ये आपके पास कैसी है, ये आपके पास है प्राइमरी प्रोसेस। और बाकी जितने भी आपके पास रिएक्शन बच गए, इन सभी रिएक्शन का आप लोग क्या बोलते हो, सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हो। और आपको पता है कि आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस से कि प्राइमरी प्रोसेस के लिए आपका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो भी वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि प्राइमरी प्रोसेस के लिए आपका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके अलावा वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दी हुई थी कि आपके पास ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे डिवाइड किया कि ये वाला आपके पास कैसा प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस है, ये सारे कैसे आपके पास सेकेंडरी प्रोसेस है। उसने आपको दिया था HI प्लस H न्यू, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था IA, ये आपको इंटेंसिटी दी गई है एब्जॉर्ब लाइट की। ये जो आप लोग लाइट डाल रहे हो इसकी आखिर इंटेंसिटी कितनी है, इसको डिनोट किया IA से। उसके बाद आपका क्या बन गया, H का रेडिकल प्लस I का रेडिकल, यानी कि ये आपका एक्टिवेशन स्टेप है, प्राइमरी प्रोसेस है। और इस केस के अंदर आपको पता है कि जो आपका रेट है प्राइमरी प्रोसेस के लिए, कैसे लिखोगे आप उसको, माइनस का DHI अपॉन में dt लिखोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस का D ऑफ H अपॉन में dt लिखोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस ऑफ D ऑफ I अपॉन में dt लिखोगे। और ये किसके बराबर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के बराबर होगा। यहां पर आप लोग रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को नहीं लिखोगे। और इस बात के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया लास्ट क्लास के अंदर कि प्राइमरी प्रोसेस अगर आपके पास गिवन है तो उसका रेट सिर्फ और सिर्फ आपका IBABS के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अलावा आपका रेट किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ HI, यानी कि आपसे पूछा गया है माइनस का dt माइनस का d बाई dt ऑफ HI आपका क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है IA/2, IA
2IA IA का स्क्वायर। तो आपको पता है कि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट इसके ऊपर होता है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, जो कि आपको IA गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको बेसिक पता होगा, अगर आपको थ्योरी पता होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन की, तो क्वेश्चंस करने के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक आपका ये वाला पार्ट था जहां से आपके क्वेश्चन आते थे, काइनेटिक्स से क्वेश्चन आते थे। तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे। उसके अंदर आपको क्या करना था, आपको जो पहले आपके पास जो प्राइमरी प्रोसेस है, इसके लिए आपको जो रेट है वो आपको लिखना था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, और बाकी सारे प्रोसेस के लिए आपको क्या लगाना था, आपको वहां पर एसएसए को अप्लाई करना था। उसके बाद आपका आंसर आराम से निकल कर आ जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं तो प्लीज आप लोग लास्ट लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके क्वांटम यील्ड से रिलेटेड थे। मैंने आपको कहा था कि यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वांटम यील्ड से रिलेटेड या फिर काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो काइनेटिक्स वाले तो आप लोग आराम से कर लोगे, मैंने आपको करा दिया किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं। अब बात करते हैं कि क्वांटम यील्ड वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। आपके पास दो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। क्वांटम यील्ड आपकी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है तो आप इसको E बाई ई लिख दो। एनर्जी बाय एनर्जी क्या आएगी आपके पास, यूनिट लेस आएगी। जैसे ही आप इसको E बाई ई लिखोगे, नीचे वाली कर दो आप लोग E टोटल, ऊपर वाली क्या कर दो E ऑफ फोटोन। E ऑफ फोटोन क्या होता है आपके पास, hc अपॉन लैम्डा। नीचे जो आपके पास है वो क्या है, ET आपके पास एज इट है। इनटू में क्या कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप लोग यहां पर लिख दो। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा क्वांटम यील्ड का, अगर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की टर्म में आपको गिवन है। अगर आपकी कंसंट्रेशन मोल्स की टर्म में गिवन है तो आपको फॉर्मूले के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, जो आपका क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला है उसको आपको Na से मल्टीप्लाई करना है। बाकी आगे वाला पार्ट एकदम सेम रहेगा, hc अपॉन लैम्डा इनटू में E टोटल, और इनटू में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, याद करने का तरीका भी आपको पता है, फॉर्मूला भी आपको याद है। तो अब बस क्वेश्चंस के ऊपर इन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को कर देखते हैं कि आखिर किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो गेट 2005 का है, क्वांटम यील्ड का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ए गैसियस सैंपल ऑन एक्सपोजर ऑफ टोटल रेडिएंट एनर्जी ऑफ 6.626 जूल एट 300 नैनोमीटर रिजल्ट्स इन द फोटो डिसोसिएशन ऑफ 10 रेज टू द पावर -3 मोल ऑफ दिस सैंपल, assuming the sample absorb all the light, the quantum yield for the photochemical reaction। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, आपको गिवन है यहाँ पर 6.626। तो ये आपको क्या गिवन है, ET आपको गिवन है। उसके बाद आपको वेवलेंथ भी गिवन है कि आखिर किस वेवलेंथ की लाइट आप लोग उसके ऊपर डाल रहे हो। तो आपके पास ये गिवन है, आपको लैम्डा भी गिवन है। रिजल्ट्स इन द फोटो डिसोसिएशन ऑफ 10 रेज टू द पावर -3 मोल ऑफ दिस सैंपल, यानी कि आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी गिवन है और वो भी आपको मोल्स के अंदर गिवन है, यानी कि आपको मोल पता है, मोल ऑफ रिएक्टेंट भी आपको यहां पर पता है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्वांटम यील्ड को कैलकुलेट करना है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, अगर आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मोल में गिवन होगी तो क्वांटम यील्ड क्या हो जाती है आपके पास, Na इनटू में hc अपॉन लैम्डा E टोटल इनटू में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। आपको सब कुछ गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी गिवन है, आपको टोटल एनर्जी भी गिवन है, आपको लैम्डा भी गिवन है, C आपका कांस्टेंट होता है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, H आपका कांस्टेंट है, आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, Na आपको पता है कि क्या होता है क्योंकि ये आपके पास एक कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर, ये भी आपको पता है। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ वैल्यूज को आपको पुट करना था और कैलकुलेट करना था, और गेट के एग्जाम के अंदर आपके पास कैलकुलेटर भी है। दैट मीन्स अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बड़े आराम से कर लोगे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, वो भी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गेट के अंदर आपके पास क्वांटम यील्ड का क्वेश्चन आया 2005 के अंदर, और सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास गेट के अंदर पहले भी आया हुआ है 2002 के अंदर। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि गेट के अंदर 2002 में भी आया है, 5 के अंदर भी आया है। कल भी क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास गेट के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, CSIR नेट के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हर कोई बच्चा नहीं पढ़कर जाता, हर जगह इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। तो क्वांटम यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप लोग CSIR नेट की और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और IIT जैम वाले बच्चों, आप भी इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, क्योंकि आपके पास भी यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको अभी इस क्वेश्चन को भी कराकर दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं जो आपके पास गेट 2002 का है। क्वेश्चन क्या है, अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ 266 नैनोमीटर ओजोन डिसोशिएट इन द फॉलोइंग वे। आपको ओजोन का डिसोसिएशन की रिएक्शन दे रखी है। The power of the incident radiation is 20 megawatt and the sample of ozone is exposed for a period of 3 hours. The amount of ozone that is photolyzed is 10 माइक्रोमोल। कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड ऑफ ओजोन फोटोलिसिस।
तो जब क्वेश्चन आपके पास 2002 में आया था उसके अंदर आपको क्या गिवन था, आपको पावर गिवन थी, आपको टाइम गिवन था, आपको जो कंसंट्रेशन है वो माइक्रोमोल के अंदर गिवन थी। ये किस में गिवन है, माइक्रोमोल में गिवन है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन है 2002 के अंदर, यानी कि वहां पर आपको यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान रखना है, पावर के फॉर्मूले का भी ध्यान रखना है। लेकिन 2005 में जो क्वेश्चन आया आपको सिंपल, आपको सब कुछ दे रहा है, आपको एनर्जी भी दे रहा है, आपको कंसंट्रेशन भी डायरेक्ट मोल में दे रहा है, वहां पर कोई भी कन्वर्जन नहीं करना। तो टाइम के साथ साथ क्वेश्चंस इजी हो रहे हैं इस टॉपिक के, और अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी आते हैं क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, देखिए आपको यहां पर पावर गिवन है, आपको पावर क्या गिवन है, आपको 20 मेगावाट गिवन है, आपको ये पावर गिवन है 20 मेगावाट। अब पावर को आप लोग एनर्जी में किस तरीके से चेंज कर सकते हो, पावर की यूनिट आपके पास क्या होती है, जूल पर सेकंड। ये आपके पास यूनिट किसकी है, पावर की। ये किसकी यूनिट आपके पास, पावर की यूनिट है। पावर आपके पास क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। ये आपके पास पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। ये आपके पास क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम। और वर्क डन एक तरीके क्या होती है, आपके पास एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, पावर इंटू में टाइम। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टाइम भी आपके पास है, पावर भी आपके पास है, इन दोनों का यूज करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, ई टोटल निकाल सकते हो। वो क्या हो जाएगा, पावर इनटू में टाइम। लेकिन ध्यान रहिए कि पावर को आप लोग किस में लोगे, पावर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वोट के अंदर, और टाइम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड के अंदर, क्योंकि वोट ही आपका क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। और जब आप इसको भी सेकंड में ले लोगे तो सेकंड कट जाएगी और आपकी जो एनर्जी है वो जूल के अंदर आपके पास आ जाएगी। और एनर्जी को जूल में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग एच की वैल्यू को पुट करते हो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते हो, तो आप लोग पुट करते हो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो वो वैल्यू आप लोग जूल में ले रहे हो, तो आपको एनर्जी भी जूल के अंदर ही लेनी है। और अगर आपको एनर्जी को जूल में लेना तो आपको पावर को वोट में चेंज करना पड़ेगा, आपको टाइम को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करना है, आपकी टोटल एनर्जी यहां पर इजीली निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है माइक्रोमोल के अंदर, इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग। तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी गिवन है, आपको टोटल एनर्जी भी गिवन है, एच आपको पता है, Na आपको पता है, C आपको पता है। फिर से आपको सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना है, पेपर गेट का है तो आपके पास कैलकुलेटर भी है, सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग कर देखिए, जो भी इसका आंसर आता है, मान लीजिएगा मैं इसको कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग कमेंट में लिखिएगा गेट 2005 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, और गेट 2002 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। प्लीज इन क्वेश्चन को कर देखिए, प्रैक्टिस कर देखिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर सही है, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं। और जो बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट उनके पास आंसर हो और वो इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सके, तो जरूर ट्राई कीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज उसने यहां पर कर दिया है। चेंज क्या किया है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आया था गेट 1998 के अंदर, 1998 के अंदर आपके पास एक लेवल का क्वेश्चन आया था, 2002 के अंदर थोड़ा सा सही क्वेश्चन आया था, आपको जरूरत पड़ी थी यूनिट कन्वर्जन की, और 2005 के अंदर बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आया था। यानी कि पहले के टाइम के अंदर पेपर हार्ड आते थे, आज इजी आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या आपको दिखाता हूं मैं, इन फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, आपको यहां पर वेवलेंथ गिवन है 340 नैनोमीटर, इज एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड इनवर्स फॉर 30 मिनट्स। अगेन आपको यहां पर क्या गिवन है, जूल पर सेकंड मतलब क्या, आपको पावर गिवन है और आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो यहां से आप लोग एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पावर आपके पास, पावर इनटू में टाइम आपके पास क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी को निकालने के लिए पावर को सिर्फ और सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है यूनिट्स का, ये आपके पास जूल पर सेकंड में है तो आपको टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास, 60 सेकंड होते हैं, तो वो भी आप लोग कन्वर्जन आराम से कर सकते हो। If only 80% of energy is absorbed is effective for halogenation and only 45 into 10⁻16 molecule are consumed, calculate the quantum yield। अब यहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मॉलिक्यूल्स की टर्म में गिवन है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल वाला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला के पास क्या था, फाई इज इक्वल टू HC अपॉन में लैम्डा इनटू में ई टोटल इनटू में आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करना पड़ेगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला है और सारी की सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। आपको क्या क्या चाहिए, आपको H चाहिए, आपको पता है, आपको C चाहिए, आपको पता है, आपको लैम्डा चाहिए, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, ये रहा आपका लैम्डा 340 नैनोमीटर। तो आपको लैम्डा भी गिवन है, आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो C पुट करते हो आप लोग, स्पीड ऑफ लाइट आप लोग पुट करते हो, वो आप लोग मीटर पर सेकंड में पुट करते हो। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखिए कि आपको लैम्डा को यहाँ पर मीटर के अंदर लेना पड़ेगा। अगर आपको यूनिट्स के साथ में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप जब भी किसी की वैल्यू को पुट करते हो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग वैल्यूज को पुट कर रहे हो तो यूनिट को साइडवेज
केस पुट करते दीजिएगा और उसके बाद उसको काट कर देखिए क्या वो कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर वो ढंग से नहीं कटेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर आपको कन्वर्जन की ज़रूरत है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ई टोटल चाहिए। अब ये ई टोटल क्या हो जाएगी आपके पास, आपको क्या क्या गिवन है, आपको पावर गिवन है और आपको टाइम भी गिवन है। तो आपको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, आपकी एनर्जी निकल कर आ जाएगी। पावर आपको किस में गिवन है, जूल पर सेकंड में गिवन है, तो आपको टाइम किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ ओनली 80% ऑफ एनर्जी, यानी कि जितनी भी एनर्जी आप लोग डाल रहे हो लाइट के थ्रू उसका सिर्फ 80% ही इफेक्टिव है, तो आपको इस एनर्जी का 80% भी करना होगा, यानी कि 80/100 करना पड़ेगा। तो P इंटू में T इंटू में 80/100, यह भी क्या हो जाएगी आपके पास, E टोटल हो जाएगी। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये आपको एज सच दिए हुए हैं, 45 इंटू में 10⁻16। तो सारी वैल्यूज हो गई है, आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आप आराम से इस कैलकुलेशन को भी कर सकते हो। तो घर बैठकर कैलकुलेशन जरूर करके देखिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब जो बच्चे IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो CSIR नेट के अंदर या फिर गेट के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि जैम के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है और जैम का जो क्वेश्चन है वो CSIR नेट से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आपको मैं पढ़ देता हूं। A photochemical reaction was carried out using monochromatic radiation, आपको wavelength गिवन है 490 नैनोमीटर of intensity 100 watt when the sample was irradiated for 30 minutes 0.3 mole of reactant was decomposed, estimate the quantum efficiency assuming 50% absorption। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था गेट 1998 का, ये क्वेश्चन आपके पास सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास कहाँ पर आया है, जैम के अंदर आया है। तो अगर आप लोग जैम की तैयारी कर रहे हो और CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं जो आपके पास गेट के अंदर आए हुए थे। क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन है, आपको यहाँ पर लैम्बडा भी गिवन है, ये रहा आपके पास पावर, ये रहा आपके पास टाइम, पावर एंड टाइम के पास क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी। आपको जो कंसंट्रेशन कितने गिवन है आपके पास, मोल में गिवन है, तो आपको मोल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और आपको यहाँ पर गिवन है कि आपका सिर्फ और सिर्फ 50% एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो आपकी ई टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर आपको कितनी गिवन है, 100 वोट गिवन है, यानी कि 100 जूल पर सेकंड गिवन है। टाइम कितना गिवन है आपके पास, 30 आपको मिनट गिवन है, यानी कि आपको 30 मिनट इंटू में क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके पास, 60 सेकंड होते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन हो गई है टाइम की, इंटू में इसका सिर्फ 50% ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 50 इंटू में 100 करना पड़ेगा। तो ये आपके पास निकल कर आएगी ई टोटल। ई टोटल आपने निकाल ली है, लैम्बडा आपको गिवन है, आपको फॉर्मूला पता है जो क्या होता है आपके पास, HC में लैम्बडा, आपको मोल में गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू में ई टोटल यहाँ पर नीचे आएगा, इंटू में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट भी आपको गिवन है, आपको ई टोटल भी आप लोगों ने निकाल लिया, लैम्बडा भी आपको गिवन है, C आपको पता है, H आपको पता है और Na भी आपको पता है। सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है। IIT जैम के अंदर क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहाँ पर भी आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ होगी भी नहीं इसको, इस वाले पार्ट की, तो आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब चलते हैं आगे और अब हम पढ़ते हैं कि आखिर आपका फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। लेकिन कुछ बातें बची हुई है फोटो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो आपसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर नहीं कराई थी, और यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं गेट के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास CSIR नेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अभी तक मैं आपसे कह रहा था, देखिए आपके पास दो चीज़ें होती है, लो क्वांटम बिल्ड और हाई क्वांटम बिल्ड। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये क्वांटम बिल्ड किसके रिस्पेक्ट में है, फोटो केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइट होने के बाद आपका आगे की तरफ चला जाए, इसको आप लोग क्या बोलते हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हो। अब आप बात कर रहे हो किस चीज़ की, आप बात कर रहे हो क्वांटम बिल्ड की। तो क्वांटम बिल्ड आपको पता है क्या होती है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है क्वांटम बिल्ड का, आउटपुट अपॉन में इनपुट। आपका आउटपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या है कि आपका कितना प्रोडक्ट बना, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कितना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल डीकंपोज हुआ। बात तो सेम ही है, कितना प्रोडक्ट बनेगा आपके पास चल जाएगा आपका कितना रिएक्टेंट डीकंपोज हुआ। तो या तो आप ये बोल लो कि रिएक्टेंट कितना डीकंपोज हुआ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना बना। बात दोनों क्या है, सेम है। डिवाइड में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने उस रिएक्शन को करने के लिए क्या इनपुट दिया है। तो आपने इनपुट क्या दिया है, आपने लाइट की इंटेंसिटी को डाला, यानी कि आपके पास इनपुट क्या हो जाएगा, I ऑफ ABS हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला था क्वांटम बिल्ड का, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्वांटम बिल्ड क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय I ऑफ ABS, ये आपकी क्वांटम बिल्ड होती है। अब ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जितने भी मॉलिक्यूल आपके एक्साइट होंगे, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है आर का, जितने भी मॉलिक्यूल आपके एक्साइट होंगे वो सारे के सारे आपके पास
प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स वापस चले जाए, और मैंने आपको कहा था कि इसको आप क्या बोलते हो, फोटोफिजिकल प्रोसेस बोलते हो। और फोटोफिजिकल प्रोसेस कंपीट कर रहा होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन से। ऐसा नहीं होता कि जितने भी आपके मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। जो मैंने आपको अभी तक बताया था कि जितने भी मॉलिक्यूल आपके एक्साइट होंगे, ये बात पक्की है कि अगर एक मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है तो वो एक फोटोन को लेकर आएगा, अगर दो मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहे हैं तो वो दो फोटोन को लेकर आएंगे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए कि आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ने 1000 फोटोन को एब्जॉर्व कर लिया, तो 1000 फोटोन को एब्जॉर्व करने के बाद आपके 1000 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एक्साइट हो चुके हैं। लेकिन अब पॉसिबिलिटी यहां पर ये है कि मान लीजिए कि आपके पास रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल थे वो 1000 मॉलिक्यूल्स थे। इन 1000 मॉलिक्यूल ने 1000 फोटोन को एब्जॉर्व किया और 1000 मॉलिक्यूल आपके पास किसके बन गए हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल के बन गए हैं। यानी कि आपके पास एक्साइटेड मॉलिक्यूल बन चुका है रिएक्टेंट का। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके अंदर से सिर्फ 100 मॉलिक्यूल ही जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो और बाकी के जो आपके पास 900 मॉलिक्यूल बच गए वो वापस से चले जाएं। तो इस केस में आपकी जो क्वांटम यील्ड है वो क्या हो जाएगी, आपने जो लाइट ली है वो आपने 1000 मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए ली है, लेकिन सिर्फ 100 मॉलिक्यूल आपके कहां गए हैं, प्रोडक्ट के अंदर गए हैं। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि ऐसा भी केस हो सकता है कि आपके पास जो 1000 मॉलिक्यूल है ये यहां पर एक्साइट हुए हैं, उसके अंदर से 900 मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए और जो आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस चले गए। तो इस केस में आप लोग क्या बोलोगे कि आपकी जो क्वांटम यील्ड है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बने हैं वो ज्यादा बने हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है 1000 उनके अंदर से 900 डिकम्पोज हो गए। आप दोनों चीजें बोल सकते हो कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके 900 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गए या फिर प्रोडक्ट के 900 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, किसी फॉर्म के अंदर आप इसको बोल सकते हो। तो आपके पास दो सिनेरियो है यहाँ पर। एक सिनेरियो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके अंदर आपके 100 मॉलिक्यूल आगे गए हैं, बाकी के 900 मॉलिक्यूल क्या चले गए, वापस चले गए। और एक सिनेरियो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके 900 मॉलिक्यूल जो है वो आगे चले गए और 100 मॉलिक्यूल क्या हो गए, वापस आ गए। तो इस टाइप के सिनेरियो पर क्या बोलते हो, हाई क्वांटम यील्ड बोलते हो। हाई क्वांटम यील्ड बोलते हो क्यों, क्योंकि आपकी जो क्वांटम यील्ड है, क्योंकि आपका पर्पस क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, कि आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। और इस केस में जो आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू पहले वाले प्रोसेस के अंदर, क्योंकि यहां पर जो आपके पास मॉलिक्यूल बने प्रोडक्ट के वो कितने बने हैं, 100 मॉलिक्यूल बने हैं। तो इससे क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या है 100 मॉलिक्यूल, इनपुट हमने कितना दिया है 1000 मॉलिक्यूल के हिसाब से दिया है। हालांकि आप लोग यहां पर इंटेंसिटी को लेते हो, मैं बस आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि मान लीजिए आपने 1000 मॉलिक्यूल को 1000 फोटोन को एब्जॉर्ब किया है और सिर्फ 100 बने हैं, तो इस केस में आपका क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 1000। और इस केस में आपका क्वांटम क्या हो जाएगा 900 अपॉन में 1000। यानी कि ये वाला केस कैसा है, हाई क्वांटम यील्ड का है। ये वाला केस किस चीज का है, लो क्वांटम यील्ड का है। तो क्वांटम यील्ड को भी आप लोग लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। और इस पार्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है गेट के अंदर और नेट के अंदर भी आने के चांसेस है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर लो क्वांटम यील्ड जो है वो क्यों होती है, क्यों आपके पास लो क्वांटम यील्ड होगी, कब आपके पास हाई क्वांटम यील्ड होगी, इसको समझने की जरा कोशिश करते हैं। हमारे पास एक चार्ट था, रिएक्टेंट का आपके पास मॉलिक्यूल है, एक्साइट हुआ, आपके पास इंटरमीडिएट के थ्रू कहाँ चला गया, वो प्रोडक्ट के अंदर चला गया, या फिर वो वापस भी आ सकता है। और आपको पता है कि फोटोफिजिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपीट करती है। एक्साइटेड मॉलिक्यूल, फर्स्ट रीजन क्या है आपके पास लो क्वांटम यील्ड का, एक्साइटेड मॉलिक्यूल may lose energy through radiative process, fluorescence or collision with other molecule. In case of photolysis of ammonia, quantum yield of liquid ammonia is less than that of gaseous ammonia due to greater deactivation. Collision is higher in liquid state. इस पॉइंट को समझने की अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया। अब अगर ये एक्साइट होकर वापस आ जाए तो आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वापस आ जाए तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो गई है, कम हो गई है। ये वापस कैसे आती है, मैंने आपको बताया था। इसके वापस प्रोसेस क्या होता है, आपके पास फोटोफिजिकल प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, फ्लोरोसेंस होते हैं, आपके पास क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस होते हैं। और फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों की दोनों रेडिएटिव प्रोसेस, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, आज ही क्लास में पढ़ेंगे आखिर आपका फ्लोरोसेंस क्या होता है और आपके पास फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। तो फ्लोरोसेंस के थ्रू या फिर फॉस्फोरेसेंस के थ्रू आपके पास ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, ये वापस आर की फॉर्म में आ जाता है। बेसिकली जो आपके पास फ्लोरोसेंस है उसके अंदर ही आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस आर में कन्वर्ट होगा, और जो आपका फॉस्फोरेसेंस है उसके अंदर ही जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है एक्साइटेड में ही रहता है, लेकिन उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोसेंस के केस के अंदर ही आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, या फिर वो कोलिजन के थ्रू भी आपके पास वापस
आ सकता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस बोलते हो। रेडिएटिव प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर या तो आपने लाइट को एब्जॉर्व किया है या तो आपने लाइट को वापस से री एमिट किया है। और नॉन रेडिएटिव वो होते हैं जिसके अंदर लाइट का कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपने आप से हो रहे हैं, राइट। तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे लूज एनर्जी थ्रू रेडिएटिव प्रोसेस कॉल्ड फ्लोरोसेंस, इसको हम लोग आज क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स, इसको आप लोग क्या बोलोगे, नॉन रेडिएटिव बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे, फ्लोरोसेंस बोलोगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इन केस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया, मान लीजिए कि आप लोग अमोनिया क्या कर रहे हो, फोटोलिसिस कर रहे हो, तो क्वांटम यील्ड ऑफ लिक्विड अमोनिया इज लेस देन दैट ऑफ गैसियस अमोनिया ड्यू टू ग्रेटर डीएक्टिवेशन। अब आपको पता है कि लिक्विड स्टेट में आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास रहते हैं, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। अगर आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो उसके बीच में कोलिजन होने के चांसेस क्या हैं, कम है। अगर मॉलिक्यूल्स पास पास है तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, और कोलिजन होने की वजह से आपके एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। अगर आपके एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो आपकी क्वांटम यील्ड फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन लो हो जाएगी। आप कह रहे हो कि लिक्विड अमोनिया के केस के अंदर आपकी जो क्वांटम यील्ड है वो लेस होती है देन दैट ऑफ द गैसियस अमोनिया ड्यू टू ग्रेटर डीएक्टिवेशन, यानी कि आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये डीएक्टिवेट हो रहा है। इस स्टेप को आप लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेशन स्टेप। ये क्या होता है आपके पास, डीएक्टिवेशन स्टेप। और ये डीएक्टिवेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू कोलिजन इज हायर देन इन लिक्विड स्टेट। आपको पता है कि कोलिजन जो है वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होंगे क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो कोलिजन भी आपके पास ज़्यादा होंगे। तो कोलिजन की वजह से जो अगर आप लोग फोटोलिसिस कर रहे हो लिक्विड अमोनिया का, तो उसके लिए आपके पास जो क्वांटम यील्ड आती है वो आपके पास लो आती है ड्यू टू ग्रेटर डीएक्टिवेशन। और वो डीएक्टिवेशन क्यों होता है, ड्यू टू कोलिजन्स। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए हो। अब पढ़ते हैं आगे की, आगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड रीजन क्या हो सकता है, क्वांटम यील्ड का। आप कह रहे हो कि आपके पास जो बेसिक जो रिएक्शन थी वो आपके सामने रह रही, सारा जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ इसी रिएक्शन का है। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया अच्छे से तो आप लोग सब चीज़ों को आराम से समझ सकते हो। आप कह रहे हो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, एक्साइट होगा, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। मान लीजिए कि जो आगे के जो स्टेप हो रहे हैं, यहाँ के बाद के जो स्टेप हो रहे हैं, ये प्रोसेस अगर आपका हाईली एंडोथर्मिक हुआ तो आपको इस स्टेप को करने के लिए यहाँ पर बाहर से एनर्जी को लगाना पड़ेगा। बाहर से अगर आपको एनर्जी चाहिए तो यानी कि आपको कोई ना कोई सोर्स भी लगाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके रिएक्शन के अंदर कोई भी सोर्स नहीं है एनर्जी का, और आपकी जो आगे की स्टेप है, जो आपके पास सेकेंडरी प्रोसेस है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास हाईली एंडोथर्मिक है, तो आपकी क्वांटम यील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्योंकि सेकेंडरी प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए आपको कोई सोर्स लगाना पड़ेगा, और सोर्स आपके पास है नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है आगे जाने की बजाय वापस से पीछे चले जाएंगे, और आपकी जो क्वांटम यील्ड है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सेकेंडरी प्रोसेस, जो मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोसेस की, जो कि आपका सेकेंडरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर अगर आपकी जो रिएक्शंस हो रही है वो एक्सोथर्मिक है, जहां पर एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, तो उस केस के अंदर आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर आपका सेकेंडरी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो आपकी जो रिएक्शन है उसके पास सोर्स तो है नहीं, तो आपके एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस भाग जाएंगे और आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सेकेंडरी प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ, एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, तो चेन रिएक्शन की तरफ वो क्या हो जाएगी, चेन एक्सप्लोजन होता रहेगा, और आपकी रिएक्शन आगे की तरफ बहुत तेज जाएगी, और बहुत तेज जाएगी तो आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे जा रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ वापस नहीं आ रहे। वो आगे कब जाएंगे, जब आपका सेकेंडरी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। If process involved in secondary steps are highly endothermic, then quantum yield decreases. It means secondary process also plays a role in quantum yield. Secondary process का भी आपका रोल होता है quantum yield के लिए। अगर secondary process highly endothermic होते हैं तो quantum yield लो होगी। अगर आपके secondary process exothermic होते हैं तो quantum yield आपकी हाई चली जाएगी। For example, the quantum yield corresponding to H2 plus Br2 gives 2 HBr is low than quantum yield corresponding to H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl। ये आपके पास एग्जांपल्स बुक्स के अंदर आए हुए हैं और पेपर के अंदर भी एग्जांपल आया हुआ है, इसलिए मैंने इसी एग्जांपल को यहाँ पर लिया है। बिकॉज सेकेंडरी प्रोसेस इन केस ऑफ H2 प्लस Br2 गिव्स 2 HBr, इस केस के अंदर जो आपका सेकेंडरी प्रोसेस है उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, एंडोथर्मिक बोल सकते हो। वो एंडोथर्मिक है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक बोलोगे। अगर ये एंडोथर्मिक है तो आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। वहीं आपके पास जो सेकेंडरी की जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl, इसके अंदर आपके पास जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है वो ज़्यादा एंडोथर्मिक नहीं होता इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वाली रिएक्शन जो आपके पास H2 प्लस Br2 गिव्स 2 HBr है। तो H2 प्लस Br2
गिव्स HBr गिव्स 2 HBr, ये रिएक्शन के सेकेंडरी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और क्योंकि वो एंडोथर्मिक होते हैं तो आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और आप देखते हैं कि आपके पास तीसरा रीज़न क्या होता है कि आपकी क्वांटम यील्ड लो हो जाए। If primary process in photochemical reaction is reversible, then quantum yield is low। देखिए मैं आपसे कह रहा था कि जो आपका कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो रहा है, अगर ये एक्साइटेशन अपने आप में रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए, अगर आपके पास ये प्राइमरी प्रोसेस क्या हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए, तो ऑफकोर्स जितने ये बनेंगे उतने ये वापस आ जाएंगे, तो आपके पास क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। तो इसका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन रिएक्शन H2 + Cl2 gives 2 HCl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, H यहाँ पर लगा सकता हूँ। द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ अबव रिएक्शन इज रिवर्सिबल। जो आपके पास ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लोग रेडिकल का जनरेशन करते हो, यानी कि आप बोल सकते हो उसको एक्टिवेशन स्टेप, ये जो आपके पास स्टेप होता है कैसा होता है, ये आपके पास रिवर्सिबल होता है, और क्योंकि ये स्टेप रिवर्सिबल है इसलिए इसकी भी क्वांटम यील्ड क्या होती है, आपके पास कम होती है। तो 3 रीजन है आपके पास कि आपकी क्वांटम यील्ड लो क्यों हो सकती है। 3 रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनके साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। अब समझते हैं कि आखिर आपकी हाई क्वांटम यील्ड कब हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सेकेंडरी प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो आपकी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसकी जो क्वांटम यील्ड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन प्रोपोगेटिंग स्टेप इन सेकेंडरी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, क्वांटम यील्ड इंक्रीजेज। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ इंटरमीडिएट ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म एक्ट एज ए कैटलिस्ट, क्वांटम यील्ड इंक्रीजेज। ये भी चीज़ हो सकती है, आपके पास मॉलिक्यूल था रिएक्टेंट का, एक्साइट आपने किया, वापस भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है। आगे अगर मान लो इंटरमीडिएट के थ्रू कहाँ गया, प्रोडक्ट के अंदर गया, अगर ये इंटरमीडिएट इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा तो आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। अगर इसने कैटलिस्ट का काम किया तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जितने मॉलिक्यूल आपके पास बनेंगे, जितने मॉलिक्यूल आपके पास एक्साइट होंगे, सारे सारे कहाँ चले जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी क्वांटम यील्ड लो है, कब आपकी क्वांटम यील्ड हाई है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक डिफरेंस, जो डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल केमिकल रिएक्शन, क्योंकि गेट के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है कि क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना ज़रूरी है फॉर द स्पॉन्टेनिटी। ये क्वेश्चन आया था गेट के अंदर 1 मार्क्स का कि आपके डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनियस इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। कुछ डिफरेंस दे लेते हैं फोटोकेमिकल के और थर्मल रिएक्शन के। आपको पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, और वहीं थर्मल के लिए क्या होगा, आपके पास हीट होती है। तो आपके पास हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर आपके पास हीट इवॉल्व होगी, ये चीज़ आपको पता है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, थर्मल रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है और लाइट के प्रेजेंस के अंदर भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। थर्मल रिएक्शन जो क्या होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जो 4th पॉइंट है इसके ऊपर स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो लाइन स्टेटमेंट है ये गेट के अंदर आ चुकी है, CSIR नेट के अंदर भी आ सकती है। डेल्टा जी नीड नॉट टू बी नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन थर्मल रिएक्शन के केस के अंदर आपका डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर कि आपका क्राइटेरिया क्या होता है स्पॉन्टेनिटी का। आपके डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन फोटोकेमिकल के लिए जरूरी नहीं है। आपका डेल्टा जी अगर पॉजिटिव भी हुआ तब भी आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। और जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, जो आपकी इंटेंसिटी है लाइट की उसके ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, लेकिन जो थर्मल रिएक्शन है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये कुछ डिफरेंस है फोटोकेमिकल रिएक्शन के, थर्मल रिएक्शन के, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन के ये पता होना चाहिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वांटम यील्ड के क्वेश्चन आएंगे, काइनेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या रीजंस की आपकी जो क्वांटम यील्ड है वो लो हो सकती है और किन रीजंस की वजह से आपकी क्वांटम यील्ड हाई हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आखिर आपका फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से आप लोग फोटो फिजिकल प्रोसेस की काइनेटिक्स को पढ़ सकते हो। तो उसकी काइनेटिक्स को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर फोटो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है और कितने टाइप के आपके पास फोटो फिजिकल प्रोसेस होते हैं, उनमें से कौन कौन सा रेडिएटिव होता है, कौन कौन सा रेडिएटिव नहीं होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे फोटो फिजिकल प्रोसेस की, आखिर थ्योरी क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, काइनेटिक्स को भी पढ़ेंगे और हर चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। वही आपके पास जनरल रिएक्शन है, आर से क्या बना, एक्साइट हुआ, फिर इंटरमीडिएट के थ्रू कहाँ चला गया वो
प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आपके पास प्रोसेस, इसको आप लोग क्या बोलते हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हो। इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? अब हम इंटरेस्टेड है कि आपका जो मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है ये वापस से आर के अंदर आ जाए, वापस से वो कहाँ जाए, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। जो आपका जो मॉलिक्यूल है जो एक्साइट हुआ है वो वापस से कहाँ पर आ जाए, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, रेट ऑफ डीके ऑफ दिस एक्साइटेड मॉलिक्यूल, कि आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये किस रेट से आपका वापस से डीएक्टिवेट हो रहा है। आपको निकालना है कि जो आपके एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी एट एनी टाइम टी। आपको ये चीज़ निकालनी है, आपको ये चीज़ पढ़नी है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये जो वापस आ रहा है ये वापस किन किन मेथड से आ सकता है, किन किन प्रोसेस से ये वापस आ सकता है। जिसमें आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, फ्लोरोसेंस को पढ़ते हो, फॉस्फोरेसेंस को पढ़ते हो, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को पढ़ते हो और आप लोग इंटरनल कन्वर्जन को पढ़ते हो। इन 4 प्रोसेस के थ्रू आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस आ सकता है। फ्लोरोसेंस के थ्रू आ सकता है, फॉस्फोरेसेंस के थ्रू आ सकता है, इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू आ सकता है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू भी आ सकता है। उन सभी चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ऑल मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब लाइट डू नॉट अंडरगो फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी मॉलिक्यूल आपके पास जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। कुछ मॉलिक्यूल्स वापस भी आ जाते हैं एक्साइट होकर। Photophysical process generally compete with the formation of photochemical product. In photophysical process, molecule return in the ground state, यहाँ पर लिख लेना ground state, विदाउट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो गया तो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, वो किसी और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अगर उसने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया तो आप उसे फोटोफिजिकल प्रोसेस नहीं बोलोगे। फोटोफिजिकल प्रोसेस के अंदर आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है और स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो आपका जो ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो आर का है वो मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल चेंज हो गया तो वापस कहां पर आया, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो इस चीज को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इन फोटोफिजिकल प्रोसेस मॉलिक्यूल रिटर्न इन द ग्राउंड स्टेट विदाउट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड फॉर दिस पर्पस इट टेक्स रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। किन किन प्रोसेस से आपका ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है? आपके पास 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक क्या होता है आपके पास, रेडिएटिव प्रोसेस, और एक आपके पास क्या होता है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। क्या होता है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। रेडिएटिव प्रोसेस कौन कौन से होते हैं आपके पास? रेडिएटिव प्रोसेस में आपके पास आता है फ्लोरोसेंस और आपके पास आता है फॉस्फोरोसेंस। और नॉन रेडिएटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंटरनल कन्वर्जन, आपके पास क्या आता है, इंटर स्टेट कन्वर्जन। ये 2 चीज़ आपके पास आती है नॉन रेडिएटिव में। और रेडिएटिव में कौन कौन से होते हैं? फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। रेडिएटिव वो होते हैं प्रोसेस जिसके अंदर लाइट का लेना या फिर देना होता है। नॉन रेडिएटिव वो होते हैं इसमें लाइट की कोई भी रोल नहीं होगा। यानी कि फ्लोरोसेंस को पढ़ते हुए और फॉस्फोरेसेंस को पढ़ते हुए आप HNU का यूज़ करोगे, वहीं आप लोग IC को और ISC को पढ़ते हुए HNU का यूज़ नहीं करोगे। अगर HNU का आपने यूज़ कर लिया, जहाँ जहाँ पर आप लोग HNU का यूज़ करते हो उन रिएक्शंस को आप लोग क्या बोलते हो? रेडिएटिव रिएक्शन बोलते हो। तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के अंदर आप लोग HNU का यूज़ करोगे और इसीलिए कैसे होते हैं, ये रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। नॉन रेडिएटिव क्या होते हैं आपके पास? IC और ISC। इनके बारे में डिटेल में आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेडिएटिव आपके पास क्या है, फॉस्फोरेसेंस है और फ्लोरोसेंस है। नॉन रेडिएटिव क्या होगा आपके पास? इंटरनल कन्वर्जन हो गई और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गई। ये क्या चीज़ होती है उसको पढ़ने के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करते हुए जाइए। आपको हर एक चीज़ बहुत आराम से अच्छे से समझ में आएगी। बस आपको किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है, पूरे लेक्चर को ध्यान लगाकर अच्छे से देखना है। द काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस, द काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस इज जनरली गवर्न बाय जेमिलोस्की डायग्राम। अगर आपको जेमिलोस्की डायग्राम समझ में आ गया तो आपको फोटोफिजिकल प्रोसेस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेमिलोस्की डायग्राम को ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या होता है। इन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जेमिलोस्की डायग्राम इलस्ट्रेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मोलिक्यूल एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम। स्टेट्स आर अरेंज वर्टिकली बाय एनर्जी एंड हॉरिजॉन्टली बाय स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बेसिकली जो आपका ये टॉपिक है जेमिलोस्की डायग्राम, इसको आप लोग पढ़ते हो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो उसमें आप लोग देखोगे, आपको लोग जब पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिलेटेड तो वहां पर आप लोग जेमिलोस्की डायग्राम को पढ़ते हो। ये टॉपिक कहाँ का है? मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। तो डिटेल में अच्छे से हम इसे कहाँ पढ़ने वाले हैं? मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में जितनी जरूरत हमें पड़ेगी हम उसको एक बार समझ लेते हैं कि आखिर जेमिलोस्की डायग्राम की आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कहाँ पर हम लोग करेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये वहीं का है, वहीं से टॉपिक को उठाया गया, वहीं समझने की हम लोग इसको यहाँ पर कोशिश करेंगे। बेसिकली इस डायग्राम में आपके पास क्या होता है, आपके पास जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसके अंदर आप लोग एनर्जी रिप्रेजेंट करते हो, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करते हो। वर्टिकल डायरेक्शन में एनर्जी को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करते हो। मान लीजिए कि आपके पास, आपको पता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपके पास लेवल होते हैं उसको आप लोग जिस तरीके से ड्रॉ करते हो, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। इनको समझने के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि S0 क्या है, S1 क्या है और T1 क्या है। बस आपको ये समझना है कि ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, ISC क्या होता है। सिर्फ आपको इन चीज़ों को समझना है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मैंने कैसे बनाई, कैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, वो सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है। अब इस फोटोफिजिकल प्रोसेस के लिए मैं अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को R की जगह S से डिनोट करूंगा, ताकि आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर वो S का ही यूज करता है। तो फोटोफिजिकल प्रोसेस के लिए हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए S का यूज करेंगे, ना कि R का यूज करेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है कि S कहां से आ गया। मान लीजिए कि S0 आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है आपके मॉलिक्यूल की। क्या है ये, ग्राउंड स्टेट है आपके मॉलिक्यूल की। इस ग्राउंड स्टेट ने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया और वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसने क्या किया, एस्ट्रिन लाइट को एब्जॉर्व कर लिया, तो वो कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ S1 से। S1 आपके पास क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है। S का मेरा मतलब क्या है यहाँ पर, सिंगलेट। S जो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, ये सिंगलेट स्टेट है। कैसे स्टेट है ये, सिंगलेट स्टेट है। S का मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पर ये भी क्या है, सिंगलेट स्टेट है। तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिंगलेट स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है, उसने एस्ट्रिन लाइट को एब्जॉर्व किया, तो वो सिंगलेट स्टेट के अंदर ही क्या हो गया, आपके पास एक्साइट हो गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है कि आपका मॉलिक्यूल वापस से उस एनर्जी को री एमिट करके वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए, यानी कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ जाए। जितनी लाइट उसने एब्जॉर्व की थी उतनी लाइट को क्या कर दे, वो री एमिट कर दे। इसको आप लोग क्या बोलते हो, फ्लोरोसेंस बोलते हो। फ्लोरोसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका मॉलिक्यूल, अगर आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में एक्साइट हुआ, कुछ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर, अगर उसने सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वापस से री एमिट कर दिया और वापस से वो अपनी सिंगलेट के स्टेट में आ गया, तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, फ्लोरोसेंस बोलते हो। फ्लोरोसेंस किसको बोलते हो आप लोग, अगर आपका मॉलिक्यूल आपकी सिंगलेट ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइट और कहाँ चला गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वो वापस से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के अंदर आया है। जिस अमाउंट की एनर्जी उसने ली थी उसको वापस से उसने क्या कर दिया, रीएमिट कर दिया। इस पर आप लोग क्या बोलोगे, फ्लोरोसेंस बोलोगे। तो एक आपके पास पॉसिबिलिटी ये है। अब एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी होती है कि जो आपके पास एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये सिंगलेट के अंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो ट्रिपलेट स्टेट के अंदर भी आ सकता है। तो अगर आपका सिंगलेट एक्साइटेड मॉलिक्यूल पहले ट्रिपलेट के अंदर गया और उस ट्रिपलेट में जाने के बाद, इसको मैं किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपका सिंगलेट एक्साइटेड मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट हो गया एक्साइटेड स्टेट इन ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में वो कन्वर्ट हो गया, और ट्रिपलेट में आने के बाद वो वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ट्रिपलेट में आने के बाद जब वो आ रहे, सब लोग क्या बोलते हो, फॉस्फोरोसेंस बोलते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्लोरोसेंस का। फ्लोरोसेंस के अंदर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, लेकिन फॉस्फोरोसेंस के अंदर वो क्या कर रहा है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वो कहां पर आ रहा है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है। अब ये ट्रिपलेट स्टेट के अंदर गया कैसे, वो पॉसिबिलिटी कैसे हो गई, जब भी आपका मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो वो काफी ज्यादा रिएक्टिव, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो यहां पर आपको ज्यादा नहीं समझना कि वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में कैसे गया, उन सबको हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटर सिस्टम कन्वर्जन बोलते हो। तो तीन टर्म मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस कराई है। आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल है सिंगलेट स्टेट में, उसने लाइट का एब्जॉर्प्शन दिखाया, वो कहां चला गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसको आप लोग क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन। अगर आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वापस से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ गया, इसको आप लोग क्या बोलोगे, फ्लोरोसेंस। अगर आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पहले कन्वर्ट किस में हुआ, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में हुआ, तो आप इसको क्या बोलोगे, इंटर सिस्टम कन्वर्जन। और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से अगर वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आ गया, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ गया, इसको आप लोग क्या बोलोगे, फॉस्फोरोसेंस बोलोगे। तो फ्लोरोसेंस क्लियर है।
फॉस्फोरेसेंस क्लियर है और इंटर सिस्टम कन्वर्जन भी क्लियर है। ये तीनों चीज़ आपके पास क्या है, क्लियर है। जो सिंगलेट होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ट्रिपलेट की आपके पास क्या होती है, एनर्जी कम होती है। इसलिए मैंने ट्रिपलेट वाले स्टेट को सिंगलेट से नीचे दिखाया है। इस सब चीज़ों को हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बट अगर मैं इस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को जूम कर देखूंगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर आपके पास क्या होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होते हैं। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के क्या है, आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपके पास क्या होंगे, वाइब्रेशन के होंगे। वाइब्रेशन के अंदर क्या होंगे, रोटेशन के होंगे। रोटेशन के अंदर आपके पास क्या होते हैं, ट्रांसलेशन के होते हैं। तो मैंने आपको सारे नहीं दिखाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपके पास क्या होगा, वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स होंगे। ये जो आपके पास लेवल्स हैं किसके, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक के लेवल्स हैं। उसके बाद इसके अंदर जो आपके पास लेवल बने हुए, किसके लेवल बने हुए हैं, आपके पास वाइब्रेशन के लेवल बने हुए हैं। अगर आपका मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट में ही है और वो अपने पास सिर्फ वाइब्रेशन के चेंज हो, वाइब्रेशन के आपके पास एनर्जी लेवल है उनको चेंज कर रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन बोलते हो। ये प्रोसेस भी आप लोग पढ़ोगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है और उस एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशन लेवल के अंदर अगर वो सिस्टम चेंज हो रहा है तो आप क्या बोलते हो, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन बोलते हो। और अगर वो एक स्टेट से, यानी कि मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपके पास E1 है, या आपके पास क्या है E2 है, आपके पास क्या है E2 है, अगर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को चेंज कर रहा है, लेकिन है वो कहां पर, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में रहते हुए अगर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को चेंज कर रहा है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हो। तो चार चीज आपने यहां पर पढ़ी है, फ्लोरोसेंस आपने पढ़ा है, फॉस्फोरेसेंस आपने पढ़ा है, ISC आपने पढ़ा है और IC आपने पढ़ा है, और साथ ही आपने क्या पढ़ा है, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन पढ़ा है। आपको यहां पर सिर्फ इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि आखिर ये चीजें क्या क्या होती है, किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। अगर मुझे फ्लोरोसेंस को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, आपको पता है कि आपका सिंगलेट स्टेट के अंदर एक्साइटेड मॉलिक्यूल होगा, वो वापस से कहां पर आएगा, सिंगलेट स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आएगा और hν अमाउंट की एनर्जी को क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। अगर आपको फॉस्फोरेसेंस को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, आपका मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, वहां से वो कहां पर आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, सिंगलेट फॉर्म के अंदर ग्राउंड स्टेट में आएगा और कुछ भी आपके पास जो एनर्जी है उसको क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। अगर आप लोग ISC को पढ़ना चाहते हो कि आपका ISC क्या होता है, तो ISC आपका सिंगलेट स्टेट से, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कहां पर जाएगा, वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। और ये जो प्रोसेस कैसा होता है, आपके पास नॉन रेडिएटिव होता है, तो इसमें आपको hν नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने फ्लोरोसेंस को, फॉस्फोरेसेंस को और ISC को रिप्रेजेंटेशन करते हो। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर कि फॉस्फोरेसेंस को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, सिर्फ आपके पास इक्वेशन थी और आपको ऑप्शन के अंदर देखकर टिक लगाना था। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको फ्लोरोसेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको फॉस्फोरेसेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ISC को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और IC को और वाइब्रेशन रिलेशन को आपको रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं पढ़ना है इसका, क्योंकि ये आपसे नहीं पहुंच जाएगा। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना आपके पास टाइम पीरियड होता है। अगर आपका मॉलिक्यूल फ्लोरोसेंस दिखा रहा है तो वो कितने टाइम में दिखाएगा, फॉस्फोरेसेंस दिखा रहा है तो वो कितने टाइम में दिखाएगा। तो एक बात तो मुझे यहाँ से क्लियर है, आपको इस डायग्राम से एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये सिंगलेट से वापस सिंगलेट में आ रहा है, ये सिंगलेट से कहाँ जा रहा है, ट्रिपलेट में जा रहा है, और ये ट्रिपलेट से कहाँ पर आ रहा है, आपके पास सिंगलेट में आ रहा है। आपको पता है कि अगर आपको ट्रांजिशन दिखाना है तो उस केस में आपका जो डेल एस है वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या है ये, सिलेक्शन रूल है। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही पढ़ेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अंदर आपको ट्रांजिशन दिखाने हैं तो आपका डेल्टा एस 0 होना चाहिए। ये उसका क्या है, सिलेक्शन रूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगलेट से कहाँ पर आ रहा है, सिंगलेट में आ रहा है, यानी कि ये सिलेक्शन रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये यहाँ पर कहाँ जा रहा है, ये जो है वो सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है, तो ये सिलेक्शन रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उसी केस में ये जो आपका सिंगलेट से अगर मैं ट्रिपलेट में जाऊँगा तो ये सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये ट्रिपलेट से कहाँ पर आएगा, सिंगलेट में आएगा, ये भी सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा तो ऑफकोर्स ट्रांजिशन जल्दी होंगे। अगर सिंगलेट रूल को, अगर आपके पास सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेगा तो आपके ट्रांजिशन क्या होंगे, धीरे होंगे। यानी कि एक बात तो पक्की है कि फ्लोरोसेंस का टाइम पीरियड ISC से और फॉस्फोरेसेंस से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहे हैं और जल्दी से आपके पास ये ट्रांजिशन आपके पास देखने को आपको मिल जाएगा। सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाते वक्त आपका जो डेल्टा एस है वो इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अगर सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा ट्रांजिशन होने में, अगर सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा तो कम टाइम लेगा। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो फ्लोरोसेंस है वो जल्दी, उसका टाइम पीरियड जो होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू फॉस्फोरेसेंस और ISC। ये चीज़ हमारे यहाँ से क्लियर है। तो देख लेते हैं
कि हर एक जो आपके पास कन्वर्जन है उसके लिए जो आपके पास टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है। ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आपका जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है हर एक सिस्टम के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हो तो एब्जॉर्प्शन का टाइम पीरियड क्या है 10⁻⁻15 सेकंड। कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो कितने टाइम में लाइट को एब्जॉर्व करता है तो वो 10⁻⁻15 सेकंड है। रेडिएटिव है, हाँ रेडिएटिव है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग hν का जिक्र करते हो। लाइट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्व करेगा। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनल कन्वर्जन की तो जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या आपके पास 10⁻⁻14 से 10⁻⁻11 सेकंड है। रेडिएटिव ये नहीं होता है। वाइब्रेशन एक्सटेंशन क्या होता है आपके पास, सेम आपके पास टाइम पीरियड होगा जो आपके पास किसका होता है, इंटरनल कन्वर्जन का होता है और वाइब्रेशन और रिलेशन का होता है। क्योंकि जो इनके ट्रांजिशन मैंने आपको अभी दिखाया था कि आप लोग आईसी का, इंटरनल कन्वर्जन का और वाइब्रेशन रिलेक्शन को आप लोग क्या दिखाते हो, एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर दिखाते हो। अगर आपके ट्रांजिशन एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर हो तो लगभग उनका टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, लगभग सेम सा होता है। तो इंटरनल कन्वर्जन और वाइब्रेशन रिलेक्सेशन का जो टाइम पीरियड है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻11 सेकंड के बीच में चेंज, इसके बीच में क्या उसकी रेंज होती है। और दोनों क्या होते हैं, रेडिएटिव नहीं होते, कि यहाँ पर आप लोग hν का जिक्र नहीं करोगे। फिर बात करते हैं कि फॉस्फोरेसेंस का टाइम पीरियड क्या होता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है मेरे पास 10⁻⁻4 से 10⁻⁻1 सेकंड। क्या रेडिएटिव है, हाँ रेडिएटिव है, क्योंकि यहां पर आप लोग hν को क्या करते हो, एमिट करते हो। फिर बात करते हैं फ्लोरोसेंस का। तो फ्लोरोसेंस का टाइम फॉस्फोरेसेंस से तो कम ही होना चाहिए। कितना कम होता है, 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 सेकंड होता है। रेडिएटिव ये होता है, तो हाँ ही रेडिएटिव होता है। यहां पर आप hν का जिक्र करते हो, यहां पर नहीं करते हो, यहां पर भी आप लोग करते हो, फ्लोरोसेंस के अंदर भी आप लोग करते हो। तो ये भी रेडिएटिव है, ये भी रेडिएटिव है, यहां पर hν भी आएगा, यहां पर भी hν आएगा। एब्जॉर्प्शन भी रेडिएटिव है, यहां पर भी क्या आएगा आपके पास, hν आएगा। वहीं आईसी और वाइब्रेशन रिलेक्शन आपके पास रेडिएटिव नहीं होते हैं। मैं बात करता हूं इंटर सिस्टम कन्वर्जन की। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या होता है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻3 सेकंड, और ये रेडिएटिव आपके पास नहीं होता। यहां पर आप लोग hν का जिक्र नहीं करते हो। तो ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस चार्ट का आपको मोटा आइडिया क्या क्या याद करना है, इसके अंदर से ये याद करना है कि जो आपका फ्लोरोसेंस है उसका जो टाइम पीरियड है, ये जो आपका फ्लोरोसेंस है इसका जो टाइम पीरियड है, वो फॉस्फोरेसेंस से और इंटर सिस्टम कन्वर्जन से कम होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है और ये दोनों सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वाइब्रेशन रिलेक्सेशन और आईसी आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में होता है, तो ये बहुत फास्ट होते हैं, राइट। तो ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे। 10⁻⁻14 से 10⁻⁻11 रेंज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि आपका आईसी और वाइब्रेशन रिलेक्सेशन एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हो रहा है, तो ये बहुत फास्ट होगा। फ्लोरोसेंस आपका फॉस्फोरेसिन और आपका आईएससी से तेज इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरोसेंस आपका सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, वहीं फॉस्फोरेसिन और आपका आईएससी जो है वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते, इसीलिए ये धीरे होते हैं। तो इस चार्ट का मोटा आइडिया आपको याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस रेडिएटिव है, कौन सा प्रोसेस रेडिएटिव है, कौन सा आपका रेडिएटिव नहीं होता, ये आपको बताना चाहिए। और टाइम पीरियड का आपको रिलेशन बताना चाहिए, कौन सा तेज है कौन सा धीरे है। तो वो सब चीज़ आप लोग अभी पढ़ चुके हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर से क्या है, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस है। तो इनका डिफरेंस भी आपको देख लो कि किस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो। फॉस्फोरेसेंस आपने कहा कि ट्रांजिशन इन्वॉल्व स्पिन चेंज, आपको पता है कि आप लोग कहाँ जाते हो, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आते हो। तो इस तरीके आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। Ti से S0 में गया, यहाँ पर डज नॉट इन्वॉल्व स्पिन चेंज, आपको पता है कि आपको एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से आपको ग्राउंड सिंगलेट स्टेट के अंदर आना है, यानी कि S1 से S0 में आना है। उसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है कंजर्व होता है, डेल्टा इसका क्या होता है आपके पास इक्वल्स टू 0 होता है। उसके बाद आपको ये पता है कि जो आपके पास फॉस्फोरेसिन है वो टेक लॉन्गर टाइम, ये बात कर चुका हूँ मैं आपके पास। फ्लोरोसेंस टेक शॉर्टर टाइम। उसके बाद आपके पास जो फॉस्फोरेसिन होता है ये फॉरबिडन बाय सिलेक्शन रूल और ये आपके पास अलाउड बाय सिलेक्शन रूल। तो आपको अभी तक फोटो फिजिकल प्रोसेस को पढ़ते हुए आपने अभी तक देखा कि आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो वापस जो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, उसको ले जाने के लिए आपके पास दो टाइप के होते हैं प्रोसेस, एक होता है रेडिएटिव और एक होता है नॉन रेडिएटिव। रेडिएटिव में आप पढ़ते हो फ्लोरोसेंस को और आप लोग पढ़ते हो फॉस्फोरेसेंस को, और नॉन रेडिएटिव में आप लोग किसको पढ़ते हो, आईसी को पढ़ते हो और आईएससी को पढ़ते हो। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, इस तरीके से आप लोग क्या करने वाले हो, अपनी काइनेटिक्स को पढ़ने वाले हो। तो चारों की चारों जो आपके पास प्रोसेस थे उनको आप लोग समझ चुके हो कि क्या आपके पास होते हैं प्रोसेस, किस तरीके आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं काइनेटिक्स ऑफ फोटो फिजिकल प्रोसेस, किस तरीके से
से आप इसकी काइनेटिक्स को पढ़ सकते हो। यानी कि आपको क्या पढ़ना है कि जो आपका मॉलिक्यूल है, जो मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, एस है। मैंने आपको कहा था कि अब मैं क्या लेकर चलूंगा, एस लेकर चलूंगा। एस आपका कहाँ चला गया, वो एक्साइड होकर एस स्टार के अंदर चला गया। लेकिन जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किस रेट से आपका ये एस स्टार क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। यानी कि आपको एस स्टार से डीके आपको एस के अंदर कन्वर्ट करना है और आपको इसको क्या पढ़ना है, इस चीज को आपको पढ़ना है। इसे क्या बोलते हो आप लोग, फोटो फिजिकल प्रोसेस बोलते हो, फोटो फिजिकल प्रोसेस बोलते हो, फोटो फिजिकल प्रोसेस आप इसको बोलते हो। एस स्टार से वापस से एस में जा रहे हो, यानी कि आपको पढ़ना है कि किस तरीके से आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है इसका डीके हो रहा है। आपको इसके डीके को पढ़ना है, क्योंकि यही आपके पास क्या होता है, फोटो फिजिकल प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, फॉर्मेशन, लेट अस कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड। एस ने क्या किया, एस ने लाइट को एब्जॉर्व किया, आपके पास क्या बन गया, एक्साइटेड स्टेट बन गई है, राइट। उसके बाद आपको देखना है कि डीके किस तरीके से हो रहा है, डीके ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो आपने कहा कि जो आपका डीके है वो फ्लोरोसिन से भी हो सकता है, वो इंटर सिस्टम करोसिन से भी हो सकता है, और वो इंटरनल कन्वर्जन से भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर फॉस्फोरोसिन्स को नहीं लिया, क्योंकि अगर आप लोग जेवलस्की डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो जेवलस्की डायग्राम के अंदर आपने कहा कि फॉस्फोरोसिन्स वो होते हैं जो ट्रिपलेट स्टेट से कहाँ पर आते हैं, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से आते हैं। यानी कि फॉस्फोरोसिन्स T1 यानी कि टी स्टार की क्या दिखा रहा है आपको, T1 की क्या दिखा रहा है, डीके दिखा रहा है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि किस तरीके से आपका सिंगलेट जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है ये किस तरीके से डीके हो रही है। अगर आपको ट्रिपलेट की पढ़नी होती तो आप लोग किसका जिक्र करते, फॉस्फोरोसिन्स का जिक्र करते। लेकिन आपको सिर्फ सिंगलेट स्टेट का डीके पढ़ना है, तो उसके लिए आप लोग क्या पढ़ोगे, फॉस्फोरोसिन्स को पढ़ोगे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका जो S1 है वो कम हो रहा है, यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, S1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ISC के अंदर भी क्या हो रहा है, आपके पास कम हो रहा है। यानी कि ISC के केस के अंदर भी आप लोग क्या हो रहा है, आपका जो ISC है इस केस के अंदर भी आपका जो एस स्टार है वो कम हो, डिक्रीज हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरोसिन्स की, तो यहाँ पर भी आपका जो एस स्टार है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ IC की, तो उस केस के अंदर भी जो आपका एस स्टार है उसकी जो डिक्रीज होगा ही होगा। क्यों होगा डिक्रीज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कन्वर्जन के अंदर आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या होती है, इसके अंदर कम होती है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है वो आपके पास एस स्टार है, तो यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल की जो एक्साइटेड है वो कुछ तरीके से चेंज हो जाएगी। यानी कि आपको इसका डीके तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसका डीके ये यहाँ पर जाए ट्रिपलेट के अंदर तो भी आपको पढ़ना है, ये वापस से आ जाए ग्राउंड स्टेट में तो भी आपको पढ़ना है, ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो भी आपको पढ़ना है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, ISC बोलते हो, इंटर स्टेट क्रॉसिंग बोलते हो। इसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हो। इसको आप लोग क्या बोलते हो, फ्लोरोसिन्स बोलते हो। यानी कि आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उसका डीके 3 तरीके से हो रहा है, फ्लोरोसिन से, ISC से और IC से। फॉस्फोरोसिन्स को हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फॉस्फोरोसिन्स आपकी ट्रिपलेट स्टेट का डीके दिखा रहा है, जो कि हमें नहीं पढ़ना। हमें किसका डीके पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एस स्टार का डीके पढ़ना है। तो एस स्टार का डीके आपके पास इन 3 तरीके से हो रहा है, फ्लोरोसिन्स, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन। तीनों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एस स्टार जो है वो कहाँ चला गया, S + HNu, रेडिएटिव था तो मैंने क्या लगा दिया, HNu लगा दिया। क्या है ये, रेडिएटिव है। फिर आपने देखा कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में आपको क्या हो रहा था, जो आपका एस स्टार है वो कहाँ जा रहा था, ट्रिपलेट स्टेट के अंदर जा रहा था। लेकिन जो आपका एस स्टार है वो तो कम हो ही रहा है, तो आपको तो पढ़ना ही है। इसका जो रेट कांस्टेंट मैं क्या ले रहा हूँ, KISC ले रहा हूँ। जो आपके पास फ्लोरोसिन्स इसका रेट कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, KF ले लिया। फिर आपके पास जो इंटरनल कन्वर्जन है, इसमें जो आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये कहाँ पर आ रहा है, ये ग्राउंड स्टेट में तो नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको बोल सकते हो कि एक्साइटेड स्टेट के किसी और फॉर्म के अंदर जा रहा है। तो बेसिकली जो आपका एक्साइटेड स्टेट है इसका डीके तो हो ही रहा है। तो एक्साइटेड स्टेट का डीके 3 तरीके से हो सकता है, फ्लोरोसिन से, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से और इंटरनल कन्वर्जन से। तीनों का मैंने रिएक्शन यहाँ पर लिख दी है। फ्लोरोसिन से कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट मैंने क्या लिख दिया, KF। AI जो आपका ISC है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K ऑफ ISC। और मैंने इंटरनल कन्वर्जन के रेट कांस्टेंट मैंने क्या ले दिया, K ऑफ IC। इस तरीके से मैंने अपनी रिएक्शन को बता दिया। आपको क्या पढ़ना है, डीके ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, यानी कि आपको माइनस का d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ S स्टार पढ़ना है। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आपको सिंपली जैसे आप लोग SSA को लगाते थे वैसे आपको लगाना है। तो आप लोग जो रेट है, रेट ऑफ डीके ऑफ एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सिंगलेट्स में जो उसका डीके हो रहा है, कैसे लिखोगे आप उसको, माइनस का d/dt ऑफ S स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू में S स्टार। कहाँ से आया, फर्स्ट रिएक्शन से आया। इसको कैसे लिखोगे आप लोग, माइनस का d ऑफ S स्टार अपन में dt। कैसे लिखोगे आप लोग, KF इंटू में S का स्टार। ये मैंने लिखा फर्स्ट रिएक्शन से, KF इंटू में S स्टार। यहाँ से क्या लिखूंगा, सेकंड रिएक्शन से K ऑफ ISC इंटू में S स्टार। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, K ऑफ IC इंटू में S स्टार। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप लोग इस रेट को लिख सकते हो। जैसे आप लोग SSA को पढ़ते हो रेट को लिखते थे, सेम उस तरीके से मैंने यहाँ पर रेट को लिख दिया है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग हर एक रिएक्शन से अलग तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद ये जो S स्टार है, कंसंट्रेशन ऑफ S स्टार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। मैंने जो कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास क्या बच गया, KF + KIC + का K ऑफ IC।
जो आपके पास लास्ट में एक्सप्रेशन बनेगा वो बहुत ही ईजी एक्सप्रेशन बनेगा, वो आपको याद भी हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि किस तरीके से हम लोग उस एक्सप्रेशन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कैसे हम लोग पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन इन यहाँ के प्रोसेस के बीच में से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो आपका कंसंट्रेशन ये आपके पास एस कंसंट्रेशन है, इसको तो मैं इधर ले आया और dt को मैंने क्या कर दिया, इधर ले आया। तो आपके पास क्या बन गया, माइनस का ds अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एस स्टार इक्वल टू kf प्लस के आई सी प्लस के ऑफ आई सी इंटू में dt। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो आपका A है वो आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। उसमें आपने क्या कहा था, मान लीजिए रेट कांस्टेंट क्या आपके पास k इसका रेट कांस्टेंट है, आप कह रहे थे कि माइनस का जो dA/dt है वो आपका क्या होगा k इंटू में फर्स्ट ऑर्डर तो क्या हो जाएगा a की पावर 1 हो जाएगी। उसको आप लोग क्या लिखते थे, माइनस का dA अपॉन में a इक्वल टू क्या, k ऑफ dt। तो बेसिकली ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है सेम इसी टाइप का एक्सप्रेशन आपके पास ये आ गया। कैसा एक्सप्रेशन आ गया, dA ऑफ a यानी कि d ऑफ s स्टार बाय s स्टार इक्वल टू क्या, ये कोई कांस्टेंट है, इसको मैं पूरे को k बोल देता हूँ, इंटू में dt। यहाँ पर आपके पास क्या था, k इंटू में dt। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया ये एकदम सेम एक्सप्रेशन आया जो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर पढ़ा था। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के रिजल्ट को यूज करेंगे और अपनी इक्वेशन को लिख देंगे। कैसे आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट को निकाल सकते हो एट एनी टाइम t, क्योंकि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये एकदम सेम है फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन के जैसा। और फर्स्ट ऑर्डर में आप क्या कहते थे कि जो आपकी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t है वो किसके बराबर होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू में e रेज़ टू द पावर माइनस k इनटू में t। तो सेम इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने इस एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट S स्टार एट एनी टाइम t इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, e रेज़ टू द पावर रेट कांस्टेंट इनटू में t। लेकिन यहाँ पर जो आपका रेट कांस्टेंट है वो क्या है, kf प्लस के आई सी के आई एस सी प्लस का के आई सी। इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। यानी कि डीके ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इफ लाइट इज टर्न ऑफ। ऑब्वियसली आपको लाइट को तो टर्न ऑफ करना पड़ेगा। आपने लाइट को डाला, आपके मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्व किया, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। अब आपने लाइट को बंद कर दिया। जब आप लाइट को बंद कर दोगे तो आपका जो एक्साइटेड स्टेट है वापस से इसका डिके होना शुरू होगा और ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास 3 तरीके हैं, फ्लोरोसेंस है, इसके पास आईएससी है, इसके पास आईसी है। तो ऑब्वियसली तीनों के रेट कांस्टेंट के ऊपर ये डिपेंड होगा। जब हमने इसका डेरिवेशन देखा, हमने देखा कि एक सेम तरीके की एक्सप्रेशन बन गई जो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ी थी, तो उसका रिजल्ट आप लोगों ने डायरेक्टली यूज कर लिया। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपने क्या कहा था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है टी टाइम के ऊपर, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल इनटू में ई रेज़ टू द पावर माइनस का के इनटू में टी। तो मैंने सेम उसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट एट टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इनिशियल टाइम के ऊपर क्या है, ई रेज़ टू द पावर माइनस के इनटू में टी। और यहाँ पर के क्या हो जाएगा, के एफ प्लस के आई एस सी प्लस का के ऑफ आई सी। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकल कर आ गई है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द डीके ऑफ एक्साइटेड स्टेट। किस तरीके से आपने इसको डीके को निकाला है और किसकी हेल्प आपने ली है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपने हेल्प ली है। तो इस इक्वेशन को आपको एज इट इज याद करना है कि किस तरीके से आपका जो ग्राउंड आपका एक्साइटेड स्टेट है वो कैसे डीके हो रहा है। याद करने का तरीका क्या है, सेम उस तरीके से होगा जैसा आपका फर्स्ट ऑर्डर का हो रहा है। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस के की जगह मैंने क्या कर दिया, के एफ प्लस के आई एस सी प्लस के आई सी, क्योंकि जो आपका रेट कॉन्स्टेंट है वो आप लोग तीनों प्रोसेस का लोगे, फ्लोरोसेंस का भी लोगे, आई एस सी का भी लोगे और आई एस सी का भी लोगे। तो तीनों का मैंने यहां पर रेट कांस्टेंट लिख दिया। अब बड़ी बात यहां पर समझने वाली ये है कि जो आपके पास ई की पावर में जो ये नंबर होता है, ये आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा। इसका मतलब जो आपके पास के एफ इंटू में के आई एस सी है इंटू में के आई सी है, जो इसकी यूनिट होगी वो टाइम की जो यूनिट है उसका इन्वर्स होगी। तभी आप मान लीजिए टाइम यूनिट क्या है, सेकंड है, अगर इसकी सेकंड इन्वर्स हुई तभी आप इसको काट दोगे और ये जो क्वांटिटी आपके पास क्या बन जाएगी, यूनिट लेस बन जाएगी। इसका मतलब the power of E is unitless. It means Kf plus KIC plus KIC must have the unit of 1 by time, or we can say 1 upon में Kf plus KIC plus KIC has the unit of time which is called fluorescence lifetime and it is denoted by T। इस बात को दोबारा सुनिए ध्यान से कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपके पास e रेज़ टू दी पावर के अंदर है, ये पूरी टर्म आपके पास क्या होनी चाहिए, यूनिट लेस होनी चाहिए। अब आपको पता है कि जो आपके पास t है इसकी यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है। तो ऑब्वियसली जो आपके पास जो बाकी जो बच गया, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए आपके पास,
टाइम के इनवर्स इसकी यूनिट होनी चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, इस यूनिट को इससे काट दोगे, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो यूनिट है वो टाइम का इनवर्स होगी, तो अगर मैं इसको पहले उल्टा कर दूं, यानी कि 1 अपॉन में KF प्लस KISC प्लस K ऑफ IC लिखूं, तो जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, टाइम की यूनिट होगी। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो, फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम बोलते हो। मैंने सिर्फ फ्लोरोसेंस क्यों बोला, आपके पास तो ISC भी है, आपके पास तो IC भी है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोसेंस क्यों बोला, क्योंकि यही आपके पास क्या होता है, रेडिएटिव प्रोसेस होता है। यही क्या होता है, रेडिएटिव प्रोसेस होता है। बाकी सारे जो प्रोसेस आपके पास नॉन रेडिएटिव होते हैं वो तो वैसे भी होते रहेंगे, जो फ्लोरोसेंस है वही क्या होता है, रेडिएटिव प्रोसेस होता है, इसीलिए इसके ऊपर इसका नाम दिया गया है फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम। और इसको डिनोट किससे करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन में KF इंटू में KF प्लस KIC प्लस KISC के बराबर क्या हो गया, टाउ हो गया। अब आप लोग इसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो आपका KF है प्लस में K ऑफ ISC है प्लस में जो आपका K ऑफ IC है, ये क्या हो गया आपके पास 1/टाउ हो गया। तो इसकी वैल्यू को उठा के वापस से आप लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, जो आपने अभी भी निकाली है, इस इक्वेशन में आप लोग पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस टाइप की, जो कि आप लोग इजीली उसको याद भी कर सकते हो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, S स्टार एट एनी टाइम t इज इक्वल टू S स्टार इनिशियल कंसंट्रेशन e रेज टू द पावर t बाय टाउ, जहां पर टाउ क्या है 1 अपॉन में KF प्लस में K ऑफ IC प्लस में K ऑफ ISC। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया है, आपको ये एक्सप्रेशन एज इट इज याद होना चाहिए और साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपका टाउ क्या है। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं CSIR नेट के अंदर भी और गेट के अंदर भी, जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम फ़ील्ड क्या होगी कोरस्पॉन्डिंग टू फ्लोरोसेंस। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं। तो आज इस क्लास में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस कि किस किस प्रोसेस से आपका जो डिके होता है, सिंगलेट स्टेट का किस किस प्रोसेस से डिके होता है। तो आपने वहाँ पर पढ़ा फ्लोरोसेंस, आपने वहाँ पढ़ा फॉस्फोरोसेंस, आपने वहाँ पढ़ा ISC, आपने वहाँ पढ़ा IC, आपने पढ़ा वाइब्रेशन रिलैक्सेशन। तो ये 5 चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद आपने कहा कि जो आपका डिके हो रहा है एक्साइटेड स्टेट का, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है फ्लोरोसेंस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है IC, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ISC। फॉस्फोरोसेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और वाइब्रेशन रिलैक्सेशन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रोसेस आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिके ऑफ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो उसको यूज करते हुए आप लोगों ने काइनेटिक पढ़ी फोटोफिजिकल रिएक्शन की और आप लोग इस इक्वेशन तक पहुंचे हो जहां पर आप लोग कह रहे हो कि S स्टार एट एनी टाइम t इज इक्वल टू S स्टार की इनिशियल कंसंट्रेशन e रेज टू द पावर -t अपॉन में टाउ। और जो टाउ है इसको आप लोग क्या बोलते हो, फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम बोलते हो, जो कि आपका बराबर होता है 1 अपॉन में KF प्लस KIC प्लस का KISC। इसके बराबर क्या होता है, टाउ होता है। तो आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, टाउ का पता होना चाहिए, आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए और जो क्वांटम फील्ड का हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये 3 एक्सप्रेशन याद हो गए तो फोटो फिजिकल प्रोसेस से जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं वो सारे आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने बेसिकली थ्योरी पढ़ी है फोटो फिजिकल प्रोसेस की, क्या उसकी थ्योरी है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्वांटम फील्ड, देखेंगे फ्लोरोसेंस की क्या होती है और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं गेट के एग्जाम में या फिर CSIR नेट के एग्जाम में। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, और सब्सक्राइब करते हुए घंटी ज़रूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए जब भी मैं यहाँ कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ Academy को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज़ अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।